अस्सलामुअलैकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खाब और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से, जिसके बायस कराची एक बार फिर से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ चुका है। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 167 रिकॉर्ड किया गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़श्ता रोज़ कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक जो मिट्टी के ज़र्रात हैं, गाड़ियाँ और फैक्ट्रियों का जो धुआं है वो हवा में शामिल है। कराची की फ़ज़ाई आलूदगी को देखते हुए माहिरीन सेहत ये कहते हैं कि आलूदगी के सेहत पर मुज़र असरात हो सकते हैं। लिहाजा जो हम आजकल मसला भी देख रहे हैं आंखों में तकलीफ़ का, बहुत से लोगों को वो एलर्जी का शिकार हैं, दमा के मरीज़ों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो माहिरीन सेहत ये मशवरा दे रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत है और उन्हें चाहिए कि वो हेलमेट ज़रूर लगाएँ और आंखों को बार बार धोएं, जबकि जो घरों की खिड़कियाँ हैं उन्हें बंद रखा जाए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़। टाइगर जेल में शेर की वापसी, कौम आसानियों की मुंतज़िर। ओगरा ने अवामी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बेहमाना तशद्दुद मासूम की जान ले गया। अवाम का कोई नहीं, इंजेक्शन स्कैंडल केसेस बढ़ गए। और आईफोन 15 देर से पहुंचाने पर कंपनी मुलाजिम की पिटाई लग गई। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे और कहा यह जा रहा है कि बर्फ पिघलने लगी है और रिलीफ मिलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जबकि मौजूदा सूरत हाल को नवाज शरीफ के हालिया बयानात से जोड़ा जा रहा है। 9 मई वाकयात में कैद पीटीआई के वर्कर्स को जमानतें मिलना शुरू हो चुकी हैं और कुछ का दावा यह है कि अनकरीब चेयरमैन पीटीआई भी कैद से आज़ाद हो जाएंगे। इस सिलसिले में महमूद अली दुरानी की जो हालिया मुलाकातें हैं उनको बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में ज़ेर हिरासत चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। जेल सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की जानिब से की गई। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील नईम पंजोथा ने अपने बयान में कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और उन्हें साबिक वज़ीर आज़म की सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। ताहम अडियाला जेल हुक्काम ने चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल करने की खबर की तरदीद की है और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ताहाल अडियाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को FIA ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से हिरासत में लिया था और बाद अज़ां उन्हें एंटी करप्शन के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक खावर मानिका ने हवेली लखा में कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी तौर पर शादी हॉल और दुकानें तामीर करवाई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के रेफरेंस पर अब उनके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ्तारी के बाद खावर मानिका को जिला कचहरी लाहौर में पेश किया, जहां जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर करते हुए मंगल यानी कि आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने की हिदायत की है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज कहते हैं कि जो कहता था कि जो मुझे छोड़ेगा उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, आज वो आकर देख ले कि हमारी सियासत ख़त्म हुई है या फिर तुम्हारी सियासत ख़त्म हो गई है। दूसरी जानिब इस वक्त जो तैयारियां की जा रही हैं वो हैं नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक और नून लीग नवाज शरीफ की वापसी को लेकर इस वक्त तैयारियां अपने उरूज पर पहुंचा चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पूरी कौम कायद नून लीग नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगी। ये तो हम देखेंगे कि 21 अक्टूबर को कि कैसा रिस्पांस मिलता है नून लीग को, जब वो PDM में 16 माह की हुकूमत करके गए हैं, महंगाई का एक तूफान लाकर गए हैं, अवाम जितने उनसे नाखुश हैं, क्या वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकलेंगे? लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, जबकि जो तमाम पार्टी रहनुमा हैं उनके लिए भी हिदायत हैं कि 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफ़र नहीं करें और अपनी जो तमाम तर तवज्जो है वो अवामी मोबिलाइजेशन पर दे। और उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाने वाले जो पार्टी रहनुमा हैं वो भी अपने प्रोग्राम्स को कैंसिल करें और पार्टी कायद के अज़ीमुश्शान इस्तकबाल के लिए अपने हलकों में इस वक्त दिया जाए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब जो पहले लंदन में मौजूद थे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनकी मियाँ साहब से कोई मुलाकात हुई या कोई इनसाइड स्टोरी उनके पास है। नसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस बात में आप कितनी हकीकत देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, रिलीफ तो मेरे ख्याल से कोई मिलना नहीं शुरू हुआ। जो अदालत की तरफ से फैसले हो रहे हैं उनके ऊपर अमल किया जा रहा है। मेरे ख्याल से पीटीआई चेयरमैन की मुश्किलात अभी काफी और है और उनको काफी वक्त लगेगा इसमें से बाहर निकलने के लिए। लेकिन जिस तरह आपने लंदन का जिक्र किया, तो बिल्कुल हमारी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं और दूसरे कायदीन भी जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो यहाँ पे मौजूद है और मीटिंग्स चल रही है यहाँ पे। जब से नैब केसेस खुले हैं पाकिस्तान में तब से थोड़ी सी जरा हलचल ज्यादा हो गई। आपने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जो ही नैब केसेस खुले और उन्हें वहां पहुंचे हुए अभी 1-2 रोज ही हुए थे कि नवाज शरीफ ने उनको वापस बुला लिया और उनके साथ जो नैब के जो केसेस मियां साहब के देखते हैं, एडवोकेट अमजद परवेज साहब, वो भी शहबाज शरीफ के साथ तशरीफ लाए और काफी लंबी मीटिंग नवाज शरीफ साहब के साथ हुई जिसमें नैब केसेस को डिस्कस किया कि अब जो नैब केसेस वहाँ खुल गए हैं उनकी क्या पोजीशन होगी। और ऑलरेडी मियां साहब के ऊपर जो एक तो वो सजा याफ्ता है, दूसरे केसेस भी हैं, तो पाकिस्तान पहुंचकर उनकी क्या पोजीशन होगी, क्या जाते साथ उनको अरेस्ट किया जाएगा या उनको कोई राहदारी बेल मिल जाएगी, तो इस तरह के मामला अभी डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नजर आ रहा है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान जाने की नवाज शरीफ साहब की तैयारी मुकम्मल है और पाकिस्तान में भी जो MNAs, MPs या सेनेटर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको अलर्ट कर दिया गया, उनको कहा गया कि जो बैरून मुल्क है या किसी को लंदन आने की जरूरत नहीं है, 3 रोज के अंदर पाकिस्तान वापस पहुंचे और अपने अपने हलकों में जाके मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का इस्तकबाल करने की तैयारी करें। तो सर ये सूरत हाल है जी। नसीम साहब, अब जिस तरह से आप भी ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो वापस गए हैं वो नैब के केसेस की वजह से गए हैं, लेकिन जो कयास आराइयां हैं वो ये है कि जब नवाज शरीफ की जानिब से एक सख्त बयानिया सामने आया तो फिर एक सख्त मैसेज कन्वे हुआ शहबाज शरीफ साहब को, एक मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई जिसके बाद वो मैसेज लेकर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों बातें ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फौज इस वक्त बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मौजूदा या साबिक जो आर्मी चीफ है या फौज के ऊपर किसी किस्म की भी तनकीद की जाए, क्योंकि हमारे मुल्क में जिस तरह दहशतगर्दी की लहर उठी हुई है या जिस तरह मोरल हमारे फौजियों का डाउन होता है, रोजाना हमारे फौजी जो है, पाक फौज के जवान जो है पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। जब हम रातों को सुकून से सोते हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई भी बयानिया जो है मौजूदा जो आर्मी चीफ है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते या एस्टेब्लिशमेंट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये भी एक बात है कि उन्होंने बयानिया चेंज नहीं किया, उन्होंने उन्हीं जनरल साहब के बारे में बातें करना शुरू की जिनकी वजह से रिजीम चेंज हुई और उन्होंने इक़्तिदार PDM को मिला, जिसकी वजह से PDM अपने केसेस खत्म करवाने में भी कामयाब हुई और उनको पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा रिलीफ मिल गया और इस वजह से PTI के ऊपर भी बहुत ज्यादा सख्तियां हो गई 9 मई के वाकये के बाद। लेकिन नवाज शरीफ साहब के इन जो हालिया बयानात है, आप उनको कैसे देखते हैं? एक नया बयानिया बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ना उससे निकल पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है सियासी तौर पे। उसकी 2 वजूहात है। एक तो ये कि जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया था, उसके बाद जिस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर PTI की गवर्नमेंट को फारिग किया और PDM ने हुकूमत की, और PDM में भी जो क्योंकि वजीर आजम नून लीग के थे तो यही आंसर नजर आता था कि नून लीग जो है वो डोमिनेंट है। और जिस तरह महंगाई बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर कि पेट्रोल की प्राइसेस देखें, आप आम इस्तेमाल की चीजों की प्राइसेस देखें और बिजली के बिल ने तो अवाम को तबाह हाल करके रख दिया। तो ये सारा मलबा जो है वो नून लीग के ऊपर गिरता है और नून लीग इस बयानिए को बनाने में कामयाब नहीं हुई या आवाम को रिलीफ देने में या उनके पास इलेक्शन के लिए अगर उनको जाना पड़े। अभी भी देखें कि अगर इलेक्शन डिले करने की बात करते हैं तो उसमें नून लीग जो है वो बड़ी खुश नजर आती है, जबकि पीपल्स पार्टी आपने देखा कि वो कहती है कि फौरी तौर पे इलेक्शन वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। अच्छा नसीम साहब, जो आम आवाम है वो तो यही सोचते हैं कि नवाज शरीफ जो इतनी मुलाकातें करते हैं, लंदन में अगर मुलाकातें करते हैं, दुबई में करते हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ को वापस बुलाया जाता है या वो वापस पहुंचते हैं, कोई अवामी मसाइल पर भी बात होती है कि जब आएंगे तो अवाम को रिलीफ क्या देंगे, या सिर्फ जो अपने केसेस हैं उस हवाले से बात करते हैं, अपने इस्तकबाल को देखते हैं कि वो बड़ा फकीदुल मिसाल होना चाहिए? अवाम यहां ख्वार हो रहे हैं, अवाम का भी सोचते हैं उन मीटिंग्स में। आप देखिए कि अवाम का कौन सोचता है। पिछले दिनों भी जिस तरह PDM की हुकूमत थी और मिफ्ता इस्माइल के होते हुए इसहाक डार साहब को पाकिस्तान वापस भेजा गया था कि वो मईशत को कंट्रोल
करेंगे, डॉलर की प्राइस नीचे लेके आएंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरह आवाम को तोहफे दिए, बार बार पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, डॉलर कहां से कहां तक पहुंच गया था। आखिर आज भी तो डॉलर को कंट्रोल किया गया, तो उस जमाने में डॉलर को क्यों नहीं कंट्रोल किया गया था। चीनी, मैगी, हर तरह के माफियाज मौजूद थे। और अभी भी आप देखें कि सिर्फ नवाज शरीफ के इस्तेमाल के ऊपर जो है या तैयारियों के ऊपर फोकस किया गया। कभी भी मियां नवाज शरीफ साहब का या शहबाज शरीफ साहब का भी ये बयान नहीं आया कि वो क्या आवाम को रोड मैप देते हैं। सिर्फ वो ये कहते हैं कि जी जिस तरह 2000 में जरलू इलेक्शन हुआ था और नवाज शरीफ तरक्की की राह पे गामजन थे, पता नहीं किस तरक्की की राह पे गामजन थे। आवाम को तो ना उस दौर में कुछ मिला ना इस दौर में मिला। तो मेरे ख्याल से इनकी मीटिंग्स में जो है वो अपने मामलात ज्यादा डिस्कस होते हैं कि किस तरह केसेस को खत्म कराना है, किस तरह केसेस को हैंडल करना है। लेकिन अभी तक कोई बयान इस किस्म का नजर नहीं आया जिसमें अवाम को रिलीफ देने का कोई रोड मैप दिया गया। ठीक है, अच्छा, जिस तरह मोहम्मद अली दुरानी की हालिया बैकडोर डिप्लोमेसी है, वो आपको कितनी फायदेमंद दिखाई दे रही है? बड़े अहम मौकों पर वो सामने आते हैं और साथ ही साथ इलेक्शन से पहले आप देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ जिस तरह से अपने हालिया इंटरव्यू में कह चुके हैं कि माइनस चेयरमैन पीटीआई होगा, इशारा दे चुके हैं इस हवाले से वो। जी बिल्कुल, 2018 के इलेक्शन में भी जिस तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब माइनस थे, जहांगीर तरीन साहब माइनस थे। एस्टेब्लिशमेंट का कोई ना कोई इस किस्म का वो रोल मॉडल तो जरूर बनाते हैं। और भी बहुत सारे मामलात हैं और मेरे ख्याल से ये कोशिश हो रही है कि शायद इमरान खान को माइनस करके तो जो बाकी पीटीआई वाले हैं जिनके ऊपर कोई केसेस नहीं है उनको इलेक्शन लड़ने दिए जाए। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नजर नहीं आती। लेवल प्लेइंग फील्ड तो उसी सूरत में नजर आएगी कि अगर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात है उनका कोई फैसला हो, उनको रिलीफ दिया जाए, वो भी उसी तरह जलसे जुलूस कर सकें जिस तरह पीपल्स पार्टी करेगी या बाकी जमातें करेगी। तो मुझे आने वाले दिन में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस इलेक्शन में शायद वो इस तरह परफॉर्म ना कर सकें जिसको कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको दी जाएगी। मेरे ख्याल से इस वक्त जो सिर्फ प्लेइंग फील्ड है, जिस तरह कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब अंपायर्स के बगैर कभी क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो मेरे ख्याल से जो सारा जिस वक्त ड्रामा चल रहा है वो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए और इक़्तिदार नून लीग को देने के लिए चल रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अपनी कोई जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। अभी तक उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए और अभी भी सिर्फ ये कहा कि जनवरी में इलेक्शन होंगे, ना कोई शेड्यूल जारी किया गया। तो ये जो पाकिस्तान में इस वक्त बहरान है, मेरे ख्याल से उसमें इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन भी भरपूर तरीके से शामिल है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो उस वक्त सियासी सूरत हाल। ठीक है, अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी मुस्लिम लीग नून से नाराज दिखाई दे रही है, जिसका अब खुलेआम इज़हार भी किया जा रहा है। तो नाराजगी डायरेक्ट नवाज शरीफ से है, पूरी नून लीग से है या फिर एस्टैब्लिशमेंट से ही है? मेरे ख्याल से ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला फार्मूला चल रहा है। क्योंकि अगर इलेक्शन आगे आते हैं तो पुराना अगर देखा जाए पिछला सारा उठा के तो उसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब पीटीआई ताकत में आई, इमरान खान साहब आए, तो पूरी पीडीएम 13 जमातें एक तरफ हो गई और पीटीआई एक तरफ खड़ी हुई थी। लेकिन क्योंकि इस वक्त पीटीआई सियासी मैदान से बाहर नजर आती है तो कोई ना कोई हरीफ तो बनाना पड़ता है। तो इसलिए कुछ इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं जिससे आवाम में ये तासुर पैदा हो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के मुखालिफ है। जबकि आप देखें कि ये जितनी भी चेंजेस की गई थी अपना आइन के अंदर, वो तो पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से शामिल थी। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो साहब की तारीफें करते थे और बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ की तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। तो आवाम को ये सब कुछ नजर आ रही है। अब आवाम बहुत ज्यादा बाशऊर हो गई है, सोशल मीडिया आ गया है, उन्हें पता है कि ये बिल्कुल एक कॉपी ड्रामा चल रहा है। अंदर से ये सब आपस में मिले हुए हैं। सिंध में जिस तरह हुकूमत की, जिस तरह वहाँ पे निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की शनासा है और पंजाब के अंदर तकरीबन जितने भी लोग हैं ये मरकज के अंदर है, उन सबका ताल्लुक नून लीग के साथ है। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक जो है वो खाली गोलाबारी, जबानी गोलाबारी की जा रही है नून लीग के ऊपर। अंदर से ये सब एक है और इनको पता है। ठीक है, तो नसीम साहब 21 अक्टूबर की डेट आप समझते हैं कि ये हतमी डेट है, इसको इस प्लान को तब्दील नहीं किया जाएगा? और साथ ही साथ जो नवाज शरीफ अब दोबारा से उस सख्त बयानिए की तरफ जा रहे हैं, पहले भी वो जानते हैं इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट से उनकी लड़ाई रही है, तो अभी क्या प्लान आपको लग रहा है नून लीग का? देखिए, अभी तक के प्लान के हिसाब से तो मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल 21 अक्टूबर की उनकी तैयारी है, बुकिंग्स वगैरह करानी शुरू कर दी हैं।
और कुछ लोग भी यहाँ से जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, वो भी उनके साथ ट्रैवल करेंगे और बरास्ता दुबई या कतर से होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुंचेंगे। अभी तक तो इस प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन बयानियां बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस तरह जाते हैं, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट में जितने भी लोग बैठे हुए वो तो इनके अपने, अगर आप मरकज में देख लें, वहाँ पे फवाद साहब मौजूद है, आहत चीमा साहब मौजूद है, खुर्शीद शाह ने तो यहाँ तक कहा था कि असल वज़ीर आज़म आहत चीमा है, और उसके अलावा वहाँ पे तौकीर शाह बैठे हुए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस तरह बयानियां बनाएंगे या किस तरह बात करेंगे, यही इस वक्त उनका बहुत ज्यादा मसला है। इसीलिए शायद वो ये है कि वो पीपल्स पार्टी के ऊपर गोलाबारी करेंगे, पीपल्स पार्टी इनके ऊपर गोलाबारी करेगी और एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि हमारे दोस्त जो भी जर्नलिस्ट हैं और फील्ड में जाते हैं और जिन्होंने रोड शो किए हैं, अवाम के अंदर एक बहुत ज्यादा गम गुस्सा नजर आता है महंगाई की वजह से, क्योंकि अवाम तो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रही, पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली इतनी महंगी है, रोजमर्रा जो इस्तेमाल की जो अशिया है वो इतनी महंगी हो गई है, तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना पड़ेगा। एक तरफ कानूनी मुश्किलात है, दूसरी तरफ अवामी मुश्किलात है, अवाम किस तरह रिएक्ट करती है इनके वहाँ वापस। ठीक है, अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी से फिर आप ये समझते हैं कि नून लीग जो है मतलूबा नताइज हासिल अब कर सकती है? क्या नून लीग इस काबिल है अभी कि जो मौजूदा महंगाई है जो वो खुद करके गए हैं, इसमें वो एक नया बयानिया तश्कील दे पाएंगे, वो तमाम मामलात अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट कर सकेंगे? देखिए, नून लीग के लिए पंजाब में इस दफा बहुत ज्यादा मुश्किलात सामने आएंगी, क्योंकि अगर वो कोई भी जलसा जुलूस करेंगे तो आवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? जितनी उन्होंने महंगाई कर दी है, अगर वो ये कह के आवाम के पास जाएंगे जी कि इमरान खान के दौर या पीटीआई के दौर में जो मुआहदे किए गए वो कोई मानने पे तैयार नहीं है, क्योंकि आपने देखा था कि पीटीआई दौर में पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, डॉलर 180 रुपए का था, एक्सपोर्ट्स हो रही थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ रही थी, पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली वाला जो है माहौल उस वक्त मौजूद था। और पीडीएम के आने के बाद आपने देखा कि जिस तरह तेजी के साथ महंगाई बढ़ी और बिजली के बिलों ने तो बिल्कुल तेल ही निकाल दिया आवाम का, आवाम इस काबिल ही नहीं है कि बिजली के बिल कहीं से पेश करे। तो नून लीग के लिए पंजाब में बहुत मुश्किलात आएंगी, और अगर इलेक्शन होते हैं और पीटीआई खुल के मैदान में अगर उनको मौका मिलेगा, या अगर वो किसी के साथ अलायंस करके भी इलेक्शन में उतरते हैं, बल्ले का निशान अगर होगा बैलेट पेपर के ऊपर, तो मेरे ख्याल से पंजाब में नून लीग को बहुत ज्यादा टफ टाइम मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, जहां वफाकी वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज ने पेट्रोल की कीमतें कम करने के हवाले से अवाम को उम्मीद दिलवाई थी कि कुछ बेहतरी होने वाली है। एक खुशखबरी जो थी शायद वो अवाम को मिल जाती, लेकिन एक भी दिन नहीं गुजरा था कि ओगरा की जानिब से इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफे या कमी के बारे में कोई भी कयास आराई कबल अज़ वक्त है। कयास आराइयों से मुमकिना तौर पर जो तेल की सप्लाई चेन है उसके काम में खलल आ सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। इस सलामिये के मुताबिक कीमतों का तयन आलमी मार्केट और एक्सचेंज रेट पर होता है। हालिया दिनों में जिस तरह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखा गया, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि डॉलर से जो रुपए की शरह तबादला है उसमें भी बेहतरी आई है। दूसरी जानिब इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हुआ है। महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जारी करदा आदाद शुमार से पता चलता है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुल्क में इस वक्त महंगाई बढ़ती चली जा रही है। कीमतें एक हफ्ता पहले के मुकाबले में तकरीबन 1% ज़्यादा हो चुकी हैं और एक साल पहले के मुकाबले में 38% ज़्यादा हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब सब्जियाँ भी आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही हैं। इस्लामाबाद में अदरक की कीमत 1290 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। लहसुन 543 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। आलू की बात करें, प्याज, भिंडी और जो दीगर सब्जियां हैं उनकी कीमतें भी इस वक्त आसमान छूते दिखाई दे रही हैं और तकरीबन यही हाल हम देख रहे हैं कि कराची, लाहौर और कोयटा में भी है। शहरी ये कह रहे हैं कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जो महंगाई है अब धीरे धीरे दाल सब्ज़ी भी उनसे दूर करती जा रही है, जबकि सब्जियां महंगी होने से जो महीने का बजट है वो भी मुतासिर हो रहा है। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बायस जहां हर चीज़ भी बढ़ती महंगाई की जद में आई है, वहीं तामीराती मटीरियल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। सरिये की कीमत में इजाफे के बाद अब नई कीमत 295 रुपये फ़ी किलो
जबकि फी टन 2,95,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। जबकि बजरी और सीमेंट वगैरह की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची हैं। तो जो भी लोग हैं तामीराती शोबे से वाबस्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अशिया की कीमतों में आए रोज़ जो इजाफे हो रहे हैं उससे उनके घर बनाने का बजट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बजरी की बात करें, सीमेंट, सरिया, ईंटें महंगी होने से जो तामीर का ठेका है वो भी अभी गैर मामूली बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। माहिर मईशत सुहेल आशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल आशारी साहब से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज साहब खुशखबरियाँ सुनाते फिर रहे थे, लेकिन ओगरा की जानिब से अब तरदीद सामने आ गई है। तो अवाम जो इंतज़ार कर रहे थे कि शायद 1 अक्टूबर से जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। जितनी अवाम इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर था, आज हम देख रहे हैं कि वो 330 प्लस हो चुका है। तो अब ये सोचने की ज़रूरत है तमाम हुक्मरानों को कि अवाम पर कितने मज़ालिम ढाए जाएंगे। सब्जियों की जब हम बात कर रहे हैं, सब्जियों कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। आम आदमी से जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि गोश्त खाना तो दूर की बात हो चुकी है, अब तो जो सब्जियाँ हैं वो भी उनके अफोर्ड में नहीं रही हैं, दालें उनके अफोर्डेबल नहीं रही हैं। घी की अगर बात कर लें तो किसी भी की चीज़ की प्राइस कम नहीं हो रही। एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर बढ़ता है तो फ़ौरन महंगाई हो जाती है, लेकिन जब डॉलर कम होता है तो उस वक्त महंगाई कम नहीं होती। माहिर मईशत सुहेल आशारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर सनअत व तिजारत गौहर एजाज जिस तरह से खुशखबरियाँ सुना रहे थे, अवाम थोड़े से रिलीफ में नज़र आए कि शायद कोई कीमतें कम हो जाएं, लेकिन दूसरी जानिब ओगरा ने तरदीद कर दी। क्या इस बार फिर अवाम जो रिलीफ की उम्मीदें हैं वो छोड़ दें और जो चामगोइयाँ चल रही हैं वो तो यही हैं कि पेट्रोल 400 रुपये लीटर तक जाएगा? ये मुझसे बात जी 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 सुहेल साहब आपसे ही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कीमतें जो पेट्रोल की या दूसरी चीज़ों की जो बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, और बिजली की कीमतें, जी जी, तो ये सारी जो हैं इस वक्त हालात, वो देखिएगा, हमें बुनियादी तौर पे बात करनी चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे बेहतर होगी। ये एक डे टू डे के मसाइल है, ये हमारे बड़े का कोई ऐसा काम नहीं किया। IPP बहाली, तेल होगा, उसके बाद कैपेसिटी चार्जेस देने और इसी तरह के और बहुत से मसाइल। मगर देखिए, असल बात ये है कि हमने कर्जे किए और टैक्स को भी बढ़ाने की कोशिश की, मगर बुनियादी बात ये है कि जितने मर्जी आप टैक्स बढ़ा, जितनी आप मर्जी कर्जे ले लें, आप पनप नहीं सकते। पनपते आप तब हैं जब आप प्रोग्रेस करते हैं, यानी कि ग्रोथ होती है। तो आपका सारा ध्यान जो है इस वक्त ग्रोथ की तरफ होना चाहिए, जो अगर थोड़ा सा हो भी रहा कि जो हमने IFC बनाई है, अगर उसके तहत ये ग्रोथ को इसमें कि एग्रीकल्चर ग्रोथ भी है और ग्रोथ है, और फिर आज का मंत्रा है ICT का, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये 3-4 चीजों पे हम काम करें तो हमें उम्मीद है कि अनदर 10 to 15 ईयर्स हम आहिस्ता आहिस्ता उस लहज पे पहुंच जाएंगे कि अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। अभी तो हम एक स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं और हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई भी जो हुकूमत आएगी इस वक्त वो आते ही शायद कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। ठीक है सुहेल साहब, जिस तरह से एक तरफ तो हम देखते हैं कि डॉलर रोज सस्ता हो रहा है, रुपया रिसोर्सेज कहते हैं जी सुहेल साहब, 20% आपको इस वक्त तवज्जो ह्यूमन रिसोर्सेज पे देनी चाहिए और 20% आपको टेक्नोलॉजी पे देनी चाहिए। जब आपके इंसान बेहतर होंगे, मैं हर लिहाज से एक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ कि हर बंदा अपनी जगह पे एक लीडर है और वो अपनी जिंदगी लीड कर रहा है, तो ईमानदारी, मुखलस होना अपनी कौम के साथ, आम आदमी के लिए काम करना और ईमानदारी से काम करना, ये जब आपके लीडरशिप के बेसिक क्वालिटीज आप में आ जाएंगी, बिल्कुल ये तमाम अनासिर बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि डॉलर रोज सस्ता हो रहा है, रुपया तगड़ा होता जा रहा है, लेकिन महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों है? जब डॉलर ऊपर की तरफ जाता है तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब डॉलर नीचे की तरफ जाता है तो अशिया की कीमतें कम नहीं होती है। कैसा अजीब डॉलर है? मैं दोबारा रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। जी यही हम पूछना चाह रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि डॉलर महंगा होता है तो उसके बाद तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जिस तरह से रुपए की वैल्यू बढ़ती है तब महंगाई कम नहीं होती।
देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था कि ये जो डॉलर के ऊपर नीचे जा रहे हैं ये आपके पैसे के कोई फर्क नहीं डाल रहा कि आपके किराए सस्ते हो जाएं या आपके शायद सस्ते हो जाएं, कोई चीज में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कमजोरियां बहुत ज्यादा है। इनको लिंक करना चाहिए, अगर होगा तो मैं समझता नहीं हूँ कि डॉलर के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि हमें डी डॉलराइजेशन करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम दुनिया के साथ अपनी करेंसी में और उनकी करेंसी में, बायलैटरल करेंसियों में हम तजारत करें और एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक बास्केट में सारा कुछ डाल देना और सिर्फ डॉलरों की तरफ चलना, इसलिए तो इस तरह से हो गया ना कि जैसे हमारी अपनी करेंसी डॉलर होगी। तो इससे बाहर निकलना चाहिए और हमें चाहिए कि हम हर मुल्क के साथ उसी की करेंसी में करें। मगर देखिए, वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि ये इस चीजों के कम होने से ना किसी गरीब आदमी फर्क पड़ रहा है, ना किसी मिडिल क्लास आदमी फर्क पड़ रहा है। डॉलर नीचे भी आ गया है तो थोड़ा सा अगर फर्क पड़ा तो चलो इंपोर्टर्स को पड़ेगा, मगर वो भी वक्ती तौर पे होगा। अब फिर वही बातें, वही कीमतें जैसे आपने कहा नीचे नहीं आती हैं। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ लिंक करें, फिर इसको यदि इतनी चीज अगर नीचे जाएगी, यहाँ भी कह रहे हैं कि पेट्रोल फिर को 12 रुपए नीचे चला जाएगा, तो फिर उससे किराए कम हो जाने चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता है तो फिर किराए लेकिन ऐसा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ तो लिंक करें महंगाई के साथ और कि भाई ये होगा और हुकूमत इस पे अपना एक प्राइस कंट्रोल करे। ठीक है। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरह आज के दौर में तो आम बंदे का जो वाहिद सहारा है खाने पीने के लिए वो दालें और सब्जियां रह गई। जितनी महंगाई हो चुकी है, एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी हम इन दालों की, सब्जियों की जो प्राइसेस हैं उसको भी कम नहीं कर पा रहे या एटलीस्ट मुस्तहकम नहीं कर पा रहे, और मुसलसल ये प्राइसेस बढ़ रही हैं। ऐसे में काम बंदा कैसे गुजारा करेगा? देखिए, बात असल यही है कि हमारा मुल्क जो है ना जी, शुरू से ही प्री पार्टीशन और उसके बाद भी आपके इल्म में होगा कि जब पाकिस्तान बना 3-4 इंडस्ट्री थी, बाकी तो हम कुछ हमारे फौजी थे, कुछ हम एग्रीकल्चर से ज्यादा, तो हमने अपनी एग्रीकल्चर को भी उस तरह से मॉडर्नाइज नहीं किया। हमें चाहिए था कि वक्त के साथ साथ हम अपनी यील्ड बढ़ाते हैं, अपना जो कल्टीवेटेड लैंड की जो इनकम है उसको बढ़ाते हैं, खादों के हम काम करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत सुहेल अशारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको लिए चलते हैं उस मल्टी डिज़ाइनर ब्रांड्स की नुमाइश में जिसने लाहौर में 4 चांद लगा दिए, जहां खवातीन के कारोबार को मजीद कामयाब बनाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी सजाए गए, जहां कपड़े, जूते और बैग्स और सजावट की जो अशियाँ हैं वो एक छत के नीचे में देखने को मिली। फलक चौहान की रिपोर्ट है, वो देखते हैं। गर्मियों का सीजन क्योंकि अब अपने इख्तिताम को है और ऑटम फॉल शुरू हो चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और इस फेस्टिवल की एक खास बात ये है कि यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट को इंकरेज किया जा रहा है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स देखे और इन स्टॉल्स की एक खास बात यही है कि यहाँ पे खवातीन अपने हाथों से बनाई हुई अशिया जो है उनको फरोख्त कर रही हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत सारे इवेंट्स जो है आपको पता ही है कि मैं अटेंड करती हूँ और बहुत सारी हम कवरेज भी करते हैं, लेकिन ऐसे इवेंट्स में आकर एक खास खुशी होती है क्योंकि यहाँ पर खवातीन को प्रमोट किया जाता है। आज उन्हीं का ही काम हम आपको कुछ दिखाएंगे, जिनमें कुछ हैंडमेड कपड़े भी हैं जो कि सेल आउट किए जा रहे हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी बहुत सारी अशियाँ हैं जो कि कुछ खवातीन अपने घर से बना कर लेके आई हैं और यहाँ पर सेल आउट कर रही हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ रेजिन आर्ट का भी जिक्र करेंगे कि आप अपने घर को कैसे सजा सकते हैं कुछ ऐसी आर्टिफिशियल चीजों से जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी, अब हम एंटर हो चुके हैं और एक मुझे यहाँ पे एंटर होते ही एक स्टॉल बड़ा मजे का नजर आया। मैंने सोचा पहले हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये क्या है, और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है क्योंकि हम घरों में चिप्स देखते थे अपने फर्शों में, लेकिन ये इस तरह की चीज अगर यहाँ पे लेके आए तो इसका क्या मतलब है? तो मुझे ये बताइए, ये तो मेरे घर के फर्शों पे देखी थी चिप्स, ये आपने मोल्ड में कैसे इसको ले आए?
हमने उसको मोल्ड्स में किया, उसके बाद हैंडमेड इसकी ग्राइंडिंग पॉलिशिंग सारा हैंडमेड है। जी, ये पहले मोल्ड्स में है, उसके बाद इसकी हैंडमेड पॉलिशिंग है, ग्राइंडिंग है और ये सब कुछ है। तो इसके मिनिमम से मैक्सिमम प्राइस कितने हैं? बेसिकली ये स्मॉल थिंग्स 500 से भी स्टार्ट होती हैं, 200 300 से भी हैं। सेट्स पे जाएं तो आप वो 7000 8000 तक भी जाते हैं। अच्छा, मैं तो ये खरीदने लगी हूँ क्योंकि मुझे बड़ी यूनिक चीज लगी है। घरों में इवन वॉशरूम्स में आपकी ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये इन्होंने बड़ा अच्छा रखा हुआ है। सैनिटाइजर के लिए भी यूज हो सकता है, इसके अलावा लोशन या वॉशरूम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ की खास बात मुझे एक और भी नजर आई है, वो ये है कि यहाँ इस फेस्टिवल में बहुत सारी चीजें हाउस होल्ड हैं। कपड़े तो हैं, ज्वेलरी भी है, लेकिन जो डेकोरेशन पीसेस हैं, जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, वो ज्यादा है। अभी मेरी जाते जाते नजर रेजिन आर्ट पे भी पड़ी है, जिसका मैंने आपसे इंट्रो में जिक्र किया था। तो अभी देखते हैं कि रेजिन में हमारे पास कौन कौन सी हाउस होल्ड चीजें आ रही हैं जिनको हम घर में सजा सकते हैं, इसके अलावा किचन में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा हीरा, मैं क्योंकि आपके स्टॉल से गुजर रही थी और मैंने सबसे पहले ये चीज देखी है। ये एक सर्विंग प्लेटर है जो नंबर ऑफ 2 और 3 पर्सन्स के लिए बहुत बेस्ट रहता है। बेसिकली मेरा इसको बनाने का कॉन्सेप्ट ये था कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसमें प्लेस कर सकते हैं बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करके। तो नंबर ऑफ पर्सन 1-2 के लिए बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। आप इसमें सर्विंग्स डिफरेंट रखें और चाय के साथ, फ्रूट्स के लिए एज अ प्लेटर यूज़ होता है। आप मुझे ये बताएं कि मिनिमम से मैक्सिमम आपकी प्राइस रेंज क्या है? मेरी अभी प्राइसेस रेंजेस जो हैं वो बहुत रिजनेबल हैं, क्योंकि मेरा जो स्टार्टअप है। सब चीज़ें ऑलमोस्ट 7000 से नीचे ही हैं। ये बताएं, क्या ये भी कंप्लीट रेजिन से बना है या फिर इसमें भी कोई वुड यूज हुआ है क्या? ये एक्चुअली कंप्लीट रेजिन नहीं है, इस पर रेजिन की जस्ट कार्विंग है। ये वुडन टिश्यू बॉक्स है। फिर जो लोग आपके साथ राब्ता करना चाह रहे हैं या आपसे कुछ ऑर्डर पे बनवाना चाह रहे हैं, तो वो आपसे कैसे राब्ता कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा इंस्टा का पेज है, वो मैक्सिमम रेजिन के नाम से, उसको काइंडली सब फॉलो करें। उस पर सब डिटेल्स मेंशन है, आर्टिकल्स भी मेंशन है और उस पर स्टेप बाय स्टेप पोरिंग टू पैकिंग तक का प्रोसीजर भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ स्टोरीज पे। कुछ कपड़े दिखाऊंगी क्योंकि ज़ाहिर है वेदर चेंज हो रहा है, इसके अलावा सर्दी भी आ रही है, ऑटम फॉल भी शुरू होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे जरा कपड़ों के कौन से ट्रेंड है ये पूछना। मुझे ये बताएं, सीजन बिल्कुल चेंज होने वाला है, सर्दी आने वाली है, ऑटम फॉल भी शुरू होने वाला है, तो आपके पास कौन सी वैरायटी है? हमारे पास जो है वो इसमें जो सीजन अब चेंज हो रहा है वेलवेट है। उसके अलावा हमने अब शादियों का सीजन आपको पता है सर्दियों के साथ ही आता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने फॉर्मल वेयर इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, इसके अंदर अब ये आर्टिकल है, ये रॉ सिल्क पे बना हुआ है। ठीक है, पूरा हैंडमेड काम है, इसके अंदर बैक टसल है और आप उसके बाजुओं पे काम देखेंगे सारा हाथ से हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई मतलब मशीनी काम नहीं है। उसके अलावा भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। ये हमारे पास गाउन है, ठीक है, और इसमें शीशा और तिल्ले का काम हुआ है सारा। ओके, अब हमने काफी सारे स्टॉल्स देखी और एक स्टॉल पे मेरी नजर पड़ी और मुझे इनका काम भी बहुत ज्यादा यूनिक लगा है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हम जरा इनसे भी बात कर लें कि ये क्या बना रही है। हम हैंडमेड ज्वेलरी बना रहे हैं एंड इट्स बेसिकली कॉपर वायर एंड उसको गोल्ड प्लेट करके तो हम हाथ से खुद ही डिजाइन करके खुद ही उसको मोल्ड करके बनाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मिनिमम से मैक्सिमम इन ज्वेलरी के रेट्स कितने? ये शुरू 1500 से और मैक्सिमम कोई 7000 तक जाता है। फलक चौहान की रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक ही छत के नीचे तमाम जो डिज़ाइनर्स हैं वो मौजूद थे, तमाम प्रोडक्ट्स लोगों को अवेलेबल थी। और स्पेशली जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम किया जाए। जैसे दुनिया के दूसरे ममालिक में हम देखते हैं, हम बांग्लादेश की मिसालें देते हैं कि वहाँ की ख़वातीन बहुत काम करती हैं, मुल्क की मैशत में अपना हिस्सा डालती हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट होना बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ एक खबर शेयर करते हैं, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा घर कौन सा है? हम आपको बताते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घर ब्रुनाई के सुल्तान हसन अल बल्किया का महल आस्ताना नूरुल ईमान है, जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े महल की हैसियत से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये घर ब्रुनाई के दारुल हुकूमत बंदर सिरी बगावान में वाक़ है और इस घर की दीवारों पर सफ़ेद रंग किया गया है, लेकिन इसके जो सुनहरे गुंबद हैं और मीनार हैं वो दूर से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं, क्योंकि ये कोई आम मीनार नहीं है।
ये जो गुंबद हैं ये 22 कैरेट सोने से सजा हुआ है और इसी घर में सुल्तान का ख़ानदान भी मुकीम है। इस घर की तामीर 1984 में मुकम्मल हुई थी और एक तखमीने के मुताबिक इस महल की जो तामीर है उस पर 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स खर्च किए गए हैं। 21,52,782 स्क्वायर फीट रकबे पर पहले इस महल में 1788 कमरे हैं और 257 से ज़्यादा बाथरूम्स मौजूद हैं। इसके बैंक्वेट हॉल के साइज़ की बात करें तो उसका साइज़ इतना बड़ा है कि एक वक्त में वहाँ 5,000 से ज़ायद अफराद की दावत की जा सकती है। इसी तरह महल का जो गैराज है वहाँ पर 110 गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ होगा इस महल का, जबकि 5 बहुत बड़े स्विमिंग पूल्स भी यहाँ मौजूद हैं। घोड़ों का एयर कंडीशनर अस्तबल है, बहुत बड़ी मस्जिद यहाँ पर है और 18 लिफ्ट्स भी इस महल का हिस्सा हैं। इस महल की जो इमारत है उसके अंदर 564 फानूस लगे हुए हैं और साल भर में महज 3 दिन यानी कि सिर्फ ईद उल फितर के मौके पर यहाँ आम अफराद को अंदर आने की इजाज़त होती है ताकि वो आ सकें, इस महल को देख सकें। तो एक अंदाज़ा ये है कि इस महल की जो कीमत है वो 2 अरब 55 करोड़ डॉलर्स है, लेकिन यह गैर तस्दीक शुदा तखमीना है। ब्रुनाई के सुल्तान का जो महल है वो दुनिया में सबसे बड़ा नहीं बल्कि उनकी जो गाड़ियों का ज़ख़ीरा है वो भी दंग कर देने वाला है। कार लवर हैं वो बहुत ज़्यादा, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रोज़ रॉयस गाड़ियाँ हैं वो ब्रुनाई के सुल्तान की मलकियत हैं, जिनकी तस्वीर आप न्यू की स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में 2011 में ये रिकॉर्ड उनके नाम किया गया था और एक तखमीने के मुताबिक ब्रुनाई के सुल्तान की गाड़ियों की मजमूई मालियत जो कि अनइमेजिनेबल है वो 3 से 4 अरब डॉलर है। जिस तरह की महंगी गाड़ियाँ उनको पसंद हैं, जो महंगे शौक वो रखते हैं और सिर्फ यही गाड़ियां नहीं और भी सी कलेक्शन जो कार्स की है, बहुत से जो ब्रांड्स हैं वो उनके मौजूद हैं। 3 से 4 अरब डॉलर की जिस तरह से मालियत की गाड़ियां हैं और पाकिस्तानी हम देखते हैं कि किस तरह से हम IMF के पीछे पीछे होते हैं कि हमें 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर की किस्त मिल जाए, हम अपने मुल्क के मामला चला सकें। तो मेरे ख्याल जो ज़िंदगी का सही मज़ा उठा रहे हैं वो ब्रुनाई के सुल्तान उठा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक जालिम कारी ने सिर्फ एक छुट्टी करने पर मासूम बच्चे की जान ले ली। यह वाक़या मिलत पाक के इलाके में 21 सितंबर को पेश आया है, जहां 13 साला अंस ने बारिश की वजह से छुट्टी की, लेकिन जब वो अगले दिन मदरसे गया तो मौल्लिम कारी शुएब ने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उसको ज़मीन पर पटकता रहा। छोटे भाई की जानिब से बचाने की कोशिश की गई तो मौल्लिम की जानिब से डराया गया, धमकाया गया। छोटा भाई अशर और अंस 22 सिपारे हिफ्ज़ कर चुके थे। पुलिस का यह कहना है कि मौल्लम ने 13 साला अंस को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्चों पर डंडों से तशद्दुद किया जिससे बच्चा बुरी तरह शदीद जख्मी हो गया था। पहले मौल्लम ने तशद्दुद किया, हकीकत से दूर रखा, लेकिन जब बात बिगड़ गई तो फिर बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अंस 3 रोज़ तक अस्पताल में रहा, जहाँ पर वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जान की बाजी हार गया। पुलिस ने 3 रोज़ कबल ही मुलजिम कारी शुएब को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश भी इस हवाले से शुरू कर दी है और इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से कर दिया गया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी ने हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियोज़ में हमारे साथ माहिर नफ्सियात डी अजमल भी मौजूद होंगे, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। शाहिद, पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या ये वाक़या पेश आया, पुलिस का इस हवाले से क्या बताना है? जी अनवार, ये लाहौर का इलाका है मिलत पार्क। यहाँ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था 21 सितंबर को। जो 13 साला अंस है वो एक मिलत पार्क के इलाका जो है यहाँ पर एक नेशनल बैंक कॉलोनी है, यहाँ कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था। 22 सिपारे, ये 2 भाई हैं, ये हिफ्ज़ कर चुके थे। बारिश के बायस जो है इस बच्चे ने जो है छुट्टी की, जिस पर जब ये अगले रोज़ उधर मदरसे गया तो वहाँ पर कारी शुएब जो इनको पढ़ाता था उसने इस बच्चा जो अंस है इस पर बेईमाना तशद्दुद किया, इसको ज़मीन पर उठा के मारा, डंडों से तशद्दुद किया और जब इसकी हालत गैर हुई तो इसको जो एक कमरे में जो है मदरसे के बंद कर दिया गया। वहाँ पर बच्चे की हालत मुसलसल बिगड़ती गई। इसके वालिद जो है उसने भी उसको भी पता लगा कि उसका बेटा रात के तक घर नहीं है, तो उसने भी जो है कारी से रब्ता किया, पूछा। उन्होंने बार बार इनको टाला। जब उसके घर वाले भी इधर आए तो ये कारी जो है इसने उनको कहा बच्चा इधर ही आ रहा, टाल मटोल से काम लेता रहा। फिर जो कारी शुएब और उसके साथी जो है इन्होंने ये बच्चा जो है जैसे इसकी हालत ख़राब हुई मज़ीद तो इसको गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। 21 सितंबर का ये वाक़या है।
बच्चे को गंगाराम अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां इसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। जब इसके घर वालों को पता लगा तो उन्होंने मुकामी थाना जो मिलत पार्क है वहां पुलिस को भी इत्तला दी। पुलिस ने जो है फौरी तौर पर एक्शन लिया और इस वाक़े का मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया गया। कारी शुएब और 2 और कारी हैं अब्दुल जो वदूद है उनके खिलाफ। तो जब इनको बच्चे को अस्पताल दाखिल कर दिया गया, 3 रोज़ तक ये बच्चा अस्पताल में मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद इतवार के रोज़ ये ज़िंदगी की बाजी हार गया। इसका वालिद बच्चे का बताया जा रहा है कि ये दुबई मुकीम था, अपने बच्चों के लिए रोज़गार वहाँ कमा रहा था। बच्चे इसके जो हैं 2 बेटे हैं और ये दोनों ही कुरान पाक इस मदरसे में हिफ्ज़ कर रहे थे। जो ये कारी शुएब को मिलत पार्क पुलिस जो है उन्होंने और उसके साथी को जो है मौके से गिरफ्तार कर। तो शायद जो मदरसे की इंतजामिया है उनका इस हवाले से क्या कहना है? वहाँ पर तशद्दुद किया जाता रहा और भी वहाँ पर तालिब इल्म मौजूद होंगे और असातिज़ा वहाँ पर मौजूद होंगे, किसी ने कुछ नहीं किया? देखें, जो हमारे बताया गया है ज़राए के मुताबिक और जो पुलिस का कहना है कि जो कारी शुएब था वो इस बच्चे को जो है अंश उसको एक कमरे में जो है वो ले गया, वहाँ उस बंद कमरे में वहाँ जाकर तशद्दुद किया गया। जो वहाँ दीगर बच्चे थे उनको इस बात का इल्म नहीं था कि वहाँ पर ये अंश को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कारी जो है जालिम शुएब उसने इंतहाई जो है बेईमाना तरीके से इसको जो है अंश उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे उसका ब्रेन हेमरेज भी हो गया। जो अस्पताल में बच्चा जो है गंगाराम में ज़ेरे इलाज रहा, 3 दिन वहाँ मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला रहा। उसके बाद ये ज़िंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने 2 जो मुल्ज़िमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, कारी शुएब और उनके एक साथी को, जो मौका पर ही गिरफ्तार हो गए थे। एक अब्दुल वदूद जिसको 109 मशवरा की में रखा गया है। तो बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से जो मदरसे की इंतजामिया है वो क्या कहती है? देखिए, अभी तक जो बच्चों के हवाले से तशद्दुद के बारे में इंतजामिया है उनका किसी बंदे ने सामने आने की कोशिश नहीं की। जो पुलिस कहती है कि जो इंतजामिया समेत दीगर इस मदरसे को चला रहे हैं वो इस जो मदरसे से मफरूर हैं वो सामने नहीं आ रहे, क्योंकि मदरसा अभी भी हमने देखा कि यहाँ बच्चे आ रहे हैं और जो है रूटीन के मुताबिक जो है दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो उस बच्चे की मौत के बाद जो कुछ स्कूल के तलबा भी हैं वो रोज़ यहाँ आते हैं, आकर यहाँ जो है इजहार यकजहती के हवाले से जो है इस मदरसे के बाहर इकट्ठे होते हैं। अब भी मेरे सामने कुछ तलबा हैं जो स्कूल के हैं वो यहाँ इस मदरसे के बाहर आए हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाते क्योंकि अंदर वही बच्चे हैं जो यहाँ कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया का जो कोई मेन बंदा जिसको कहा जाए, जिससे कोई बात की जाए, वो यहाँ मौजूद नहीं है। हमने कोशिश की थी कि इंतज़ामिया के किसी बंदे से बात हो, राब्ता हो, लेकिन यहाँ उनका कहना था कि यहाँ कोई वो इंतज़ामिया का बंदा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ। तो यहाँ पर पुलिस ने यही बताया है कि एक जो कारी अब्दुल वदूद है उसने अपनी ज़मानत करवा ली है, दूसरे जो कारी शुएब और उसका साथी जो मौके पर मौजूद थे जिन्होंने तशद्दुद किया वो पुलिस की हिरासत में, उनसे तहकीकात की जा रही हैं और उनका केस जो है अब अदालत में ट्रायल होगा, जिसके बाद तो शाहिद अंस का जो छोटा भाई है अशर वो भी उस वक्त मौके पर मौजूद था, वो ये कोशिश करता रहा कि अपने भाई को बचा ले। अशर ने क्या बताया है फिर? देखिए, वो यही कहता है कि जो उसका बड़े भाई है उसने कारी ने वजह पूछी कि तुम कल आए नहीं, तो उसने बताया कि बारिश बहुत तेज़ थी जिसके बायस वो नहीं आ सका, पानी भी था, क्योंकि आपने भी देखा, हमने भी ये सारी चीज़ें जो है टीवी पे भी रिपोर्ट की थी कि जिस दिन बारिश एक तूफ़ानी हुई थी, पानी खड़ा हो गया था हर तरफ गली मोहल्लों में। तो उसने यही अपनी वजह बताई कि यहाँ भी उसके घर के बाहर भी और गलियों में पानी था, क्योंकि ये मदरसा जिस जगह बना हुआ है उसके अतराफ़ में एक ग्राउंड है। इस बारिश अगर हो तेज़ तो इस ग्राउंड के अंदर भी जो है पानी आ जाता है और यहाँ से इस मदरसे के अंदर आने के लिए भी दुश्वारी का जो है बच्चे यहाँ जो नमाजी हों, चूँकि यहाँ एक मदरसे के साथ मस्जिद भी हैं, यहाँ भी 5 वक्त की बाकायदगी से नमाज अदा की जाती है, यहाँ नमाजी भी आते हैं, तो उनको भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से वो उसका भाई कहता है कि उसने अपने जो कारी है शुएब उसको बार बार ये वजाहत भी दी, लेकिन वो कारी जो था शुएब वो इस बात पर बज़िद था कि तुमने छुट्टी क्यों की, उस पर उसको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा और तशद्दुद के बायस जो उसकी हालत खैर हुई, उसके दिमाग पर काफ़ी शदीद चोटें हैं, जिस्म के दीगर अज़ा पर भी चोटें आई और तो जिसके बायस उसकी हालत बिगड़ गई और
जो जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा जो है अब शायद ही मुश्किल से ही फिर उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, शायद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा डॉक्टर अली अजमल ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मामूल के तौर पर हम ये प्रैक्टिस देखते हैं कि बच्चों पर मदरसों में या स्कूलों में तशद्दुद किया जाता है, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। बच्चे अगर छुट्टी करते हैं या बच्चों का पढ़ाई में अगर दिल नहीं लगता तो मारना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, नुकसान तो तालिब इल्म का ही है, तो असातिज़ा इसको इतना पर्सनली क्यों लेते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मारना तो किसी चीज़ का हल नहीं है। अब जो असातिज़ा इसको पर्सनली लेते हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में पर्सनली लेते हैं। अब देखें कि एक छोटी सी बात है कि एक छुट्टी हो गई और हो जाती है, बच्चे करते हैं, क्योंकि देखें इंसान जो है कोई मशीन तो नहीं है, वो मशीन की तरह तो दुनिया का कोई बच्चा, कोई इंसान, कोई बुजुर्ग भी इवन के काम नहीं कर सकता। अब एक छोटी सी बात होगी, छुट्टी होगी, उस पर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उसको इतनी ज़्यादा पिटाई कर देना, इतना ज़्यादा तशद्दुद कर देना कि बच्चा जाँ बहाँ की हो जाए। अब देखिए ये उस शख्स की बीइंग अ टीचर, मुअल्लिम, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है कि उसकी जो शख्सियत है ये उसके फ्लॉज हैं, और इसमें अगर इंडिविजुअल हैसियत से हट के ये तो ऑब्वियसली ये तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि एक ऐसा शख्स जो कि इतनी पिटाई करता है किसी भी बच्चे की, वो कोई इतना कोई सेहतमंद, ज़हनी तौर पे कोई सेहतमंद इंसान नहीं है। वो एक बहरहाल एक ज़हनी तौर पे, एक नफ्सियाती तौर पे एक वहशत उसके ज़हन में पाई जाती है। लेकिन इसका ना एक थोड़ा दूसरा एंगल भी है। हम लोगों ने ये शायद एज्यूम कर लिया है कि बच्चों की पिटाई करके पढ़ाना जो है शायद वो कोई बहुत अच्छी बात है। आमतौर पे हमें कुछ इससे पहले वाली जनरेशन वो हमें नॉस्टैल्जिया में मिलती है कि जी हमारी तो इतनी पिटाई होती थी, ये होता था, वो होता था। हालांकि तब भी गलत होता था। एक चीज गलत हो रही थी, वो अब अगर सुधर रही है, अब अगर हम थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, हम इस तरफ जा रहे हैं कि देखें मार जो है वो एक क्रिमिनल एक्ट है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें मैं डॉक्टर साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं स्पेसिफिकली इस केस की बात नहीं कर रहा, मुझे अंदाजा नहीं है कि जो अशर या अंस के वालिदैन है वो कितने सख्त हैं, लेकिन आमतौर पर जो एक माइंडसेट है, एक ट्रेंड है, वालिदैन खुद कहते हैं कि अनु जरा खिंच के रखो। ये बच्चे के जिस्मानी तौर पर बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह तो है ही है, जिस तरह बच्चों को अगर मार पड़ती है, और हमने देखा किस तरह का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक बच्चा अपनी जान से चला गया है। और जहनी तौर पर जो एक ट्रॉमा है, अगर बच्चे बच जाते हैं तो वो ट्रॉमा पूरी जिंदगी फिर उनके साथ रहता है। जी बिल्कुल, एक तो बच्चों के साथ ट्रॉमा रहता है, जहनी तौर पे वो बिल्कुल एक मफलूज हो जाते हैं। और फिर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक उन बच्चों के लिए ट्रॉमा नहीं है, ये एक तरह से फिर एक कौमी ट्रॉमा बन जाता है। वो ऐसे कि जब आप वालिदैन का जो माइंडसेट है कि बच्चे की पिटाई करें, इसको जरा खींच के रखें, इसको डांट के रखें, ये शरारतें करता है वगैरह वगैरह, इसको पढ़ाएं। अब होता क्या है, अब जब हम किसी बच्चे को पिटाई करके पढ़ाते हैं तो वो बहरहाल थोड़ा बहुत पढ़ भी जाता है डर से, अच्छा वो नौकरी भी ले लेता है बाज़ औक़ात। लेकिन क्या होता है, ऐसे बच्चे जब हम बड़े होते हैं तो बहैसियत माशरा, उस माशरे में कोई तरक्की नहीं होती, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं होती, कोई नोबेल लॉरियट्स नहीं पैदा होते, वहां पे नौकरियां करने वाले नौकर बहुत पैदा हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कलेक्टिवली माशरे में ऐसा इल्म नहीं आता, ऐसी तरक्की नहीं आती। क्यों? क्योंकि ज़हनी तौर पे बच्चे को छोटी उम्र से ही डराया धमकाया जाता है और डरा धमका के पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस केस की अगर हम मिसाल ले लें, या इससे पहले भी माजी में हमने देखा बहुत से वाकयात पेश आए जहां बच्चों को मारा गया, बच्चे जान से भी गए हैं, बच्चों के सर फाड़ दिए गए हैं। तो आप नहीं समझते कि असातिज़ा के भी जो रूटीन में दिमागी टेस्ट हैं वो कराने बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इनकी तो जब इनकी होती है, भर्तियां होती हैं, तो जाहिर बात है इनकी असेसमेंट होनी चाहिए कि आखिर आप देखें आप कौम का मुस्तकबिल किसी के हाथ में दे रहे हैं। अब वो उसका मासूम जहन पे हमेशा उसका इम्पैक्ट रहेगा, चाहे वो असातिज़ा जिस तरह से भी उनको पढ़ाएंगे, ट्रेन करेंगे। तो यकीनी सी बात है कि इनका एक नफ्सियाती मुआयना होना चाहिए उसके बाद। क्योंकि देखें अगर जो बच्चा है वो बहुत सारा टाइम जो है वो अपने टीचर्स के साथ गुजारता है। अब एक टीचर की पर्सनैलिटी का बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर हम ऐसा करेंगे कि टीचर की पर्सनैलिटी में कुछ फ्लॉज रह गए, और वही इस कदर बल्कि बाज़ औक़ात फ्लॉज रह जाते हैं कि बच्चे का सर फाड़ दिया, उसको कोई और नुकसान पहुंचा दिया, तो आप देखिए कि आपने तो एक ना सिर्फ एक बच्चे को तबाह कर दिया, बल्कि आप पूरी एक तरह के कौम के मुस्तकबिल को ये प्रैक्टिस शुरू करनी भी बहुत जरूरी। ठीक है, शायद आपसे मैं जानना चाहूंगा जो बच्चे के वालिदैन हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, और जो मदरसे की इंतजामिया है उसके खिलाफ क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई? मुकदमा तो उसी रोज़ या जिस रोज़ ये बच्चे को इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, जब बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, उसके बाद ही दर्ज कर लिया गया था। 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हैं। जो उनके वालिदैन हैं उनका यही मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। उनके बेटे की जान गई है, जो उस पर जुल्म करने वाले हैं कारी शुएब अब्दुल वदूद और जो उसके साथी हैं, उनके ख़िलाफ़ भी जो है उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। उनको भी फांसी दी जाए ताकि ये एक इबरत का निशान बने। आने वाले वक्तों में कोई ऐसा
जो मज़ीद वाक़या है, जो कारी है या कोई उस्ताद है या कोई मौलम है, वो बच्चे पे ऐसा बेईमाना तशद्दुद ना करे जिससे उसकी जान चली जाए। वो बच्चे के वालिदैन जो हैं उन्होंने हुकूमत से भी यही मुतालबा किया है, उनका अदलिया से भी यही मुतालबा है कि उनको इंसाफ चाहिए। उनके बेटे के जो कातिल हैं उनको करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए ताकि आने वाले वक्त जो है उसमें ये जो इस तरह के वाक़यात दोबारा ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी और माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िला खैबर के इलाके 13 में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, जहां दहशतगर्द कमांडर किफ़ायत और अदनान समेत 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ज़िला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर किफ़ायत और अदनान समेत 3 दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जहां हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर ज़िला खैबर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के इस तबादले में दहशतगर्द कमांडर किफ़ायत और अदनान समेत 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। बहावलपुर और मुल्तान में भी इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के केसेस सामने आए हैं, जहां बहावलपुर में बिनाई से मुतासरा शख्स ने बताया है कि 21 सितंबर को निजी अस्पताल से उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, जिसके बाद उनकी बिनाई चली गई। बहावलपुर की सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का यह कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है। आंखों के 2 निजी अस्पताल में इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद शहर के जो तमाम अस्पताल हैं वहां के स्टॉक को भी चेक किया जा रहा है। सीईओ हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल के मुताबिक इंजेक्शन से मजीद मरीजों की बिनाई मुतासर होने के केसेस भी सामने आ रहे हैं। एक हफ्ता कबल निजी क्लिनिक पर 7 मरीजों को इंजेक्शन लगाया गया। मरीजों की बिनाई कुछ हद तक मुतासर होने का खदशा है, जिसके पेश नज़र मरीजों को दोबारा चेकअप के लिए बुलाया गया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान ड्रग लॉज फोरम नूर महर सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन होंगी। नूर साहबा बहुत शुक्रिया। नूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। का आप क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ड्रैप है? अभी ये तमाम मामला मंजर आम पर नहीं आ सका। जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि वो इन्वॉल्व हैं? जी, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर रास तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि यहाँ पे जो एक रॉश मल्टीनेशनल कंपनी है उसका इंजेक्शन है वेस्टर्न, मैं समझता हूँ कि उसका भी कोई कसूर नहीं है। उसकी दवाई जो है वो खास तौर पे कैंसर के मरीज, जो आंतड़ियों का कैंसर है इंटेस्टाइन का, उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये ऑफ लेवल यूज के लिए, मतलब ये आंखों के डायबिटीज जो पेशेंट हैं उनके विजन को बरकरार रखने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी और इसमें इस्तेमाल करते हैं आई सर्जन्स। अब बात यह है कि जो अगर पंजाब हुकूमत ने उसको एक डिस्पेंसिंग का एक लाइसेंस दिया था, लेकिन वहाँ पे फार्मासिस्ट भी काम नहीं कर रहे थे, डिस्पेंसर काम कर रहे थे। ये ऐसे ही है कि जो डिस्पेंसर का जो डिस्पेंसिंग का जो लाइसेंस होता है वो ऐसे होता है कि अगर कोई 450 ml की एक कोई बोतल है, सिरप है, तो उसको जो है 2 ml में या 5 ml में मरीज को दिया जा सकता है। ये ऐसे ही है कि अगर एक बंदे के पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है लेकिन वो जहाज चला रहा है, तो सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स ने ये लाइसेंस या उसको जारी किया था। जो लेकिन नूर साहब, आप नहीं समझते कि इतना बड़ा जो ये इशू बना है, अगर इसमें जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आपको नहीं लगता कि वो अगर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इतना बड़ा ये स्कैम, इतना बड़ा लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है वो नहीं हो सकता? देखिए, इसमें जो डॉक्टर्स हैं, आई सर्जन्स हैं, और वो भी इसमें शामिल हैं कि अनरजिस्टर्ड दवा जो है वो एक आम आदमी से जो जीनियस फार्मास्यूटिकल सर्विस के नाम से है उससे क्यों ले रहे थे? क्या डॉक्टरों के मतलब यकीनी तौर पे डॉक्टरों के इल्म में होगा कि ये दवाई जो उनको डिस्पेंस होके लो डोज होके उनके पास आई है? क्योंकि वेस्टर्न जो है
उसकी जो 400 mg है 16 ml में, उसकी कीमत है 1,13,000 और जो 100 mg वेस्टर्न 100 mg है जो 4 ml में है, उसकी कीमत जो है वो कमोपेश 28,800 रुपए है। तो मैं समझता हूँ कि उसको जो 12,000 रुपए में या 1,200 रुपए में जो डॉक्टर्स हैं उसी एक इंजेक्शन 4 ml में से 28,000 के इंजेक्शन में से 70 जो है वो उसकी डिल्यूशन करा के उसकी छोटी पैकिंग बनाते हैं। तो जब अगर वो पैकिंग बनाते हैं तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है ही नहीं, वो स्टीराइल एरिया ही नहीं है, वहां पे HVAC हीट एयर कंडीशनिंग वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोसेस ही नहीं है, वहां पे GMP ही नहीं है, वहां पे ये हो ही नहीं सकता था। ड्रग अथॉरिटी सिर्फ जो है इस्लामाबाद जो है वो लाइसेंस जारी करती है। सूबे जो है, सूबों के पास जो है अद्वियात की सेल और मॉनिटरिंग का अख्तियार तो है, लेकिन वो लाइसेंस जारी नहीं करते। तो लेकिन नूर साहब जिस तरह से ड्रैप है, ड्रैप का भी तो कुछ काम जिम्मेदारी बनती है। ड्रैप में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान में किस तरह से ऑपरेट कर रही है? पूरे पाकिस्तान की जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ड्रैप के एफिलिएशन के बगैर इन कंपनीज के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं? फिर ड्रैप भी मिला हुआ है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो मिले हुए हैं, PMC वाले मिले हुए हैं। मैं नहीं समझता कि ड्रैप मिला हुआ है, क्योंकि ड्रैप के पास पूरे पंजाब में सिर्फ इस वक्त 4 इंस्पेक्टर्स हैं। लेकिन गफलत तो है ना ड्रैप की? नहीं, ड्रैप की इस लिहाज से नहीं है कि ना ड्रैप ने जो सेल्स के मामलात हैं वो सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स देखते हैं। जो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स को ज्यादातर जो है वो सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स देखते हैं। पंजाब सूबे में जो है 80 से ज्यादा ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। लाहौर शहर में 15 सूबे के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने जो है वहां पे डिस्पेंसिंग का, रिटेल फार्मेसी का जो जोहर टाउन फैसल टाउन मॉडल टाउन की जो हॉस्पिटल है वहां पे लाइसेंस जारी किया था। आज जो है मैं इस्लामाबाद में हूँ और मैंने जो है वफाकी हुकूमत को एक तजवीज़ दी है और खासतौर पे सूबों को भी अभी लिख रहा हूं मैं कि जो डिस्पेंसिंग के रूल्स हैं वो बाकायदा तौर पे बनाए जाएं और वफाक ही जो है वो लाइसेंस जारी करे डिस्पेंसिंग के, जो महदूद लेवल पे। अगर जिस तरह शौकत खानम का बहुत अच्छा म्यार है, शौकत खानम अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो बड़ी वाइल को छोटी वाइल में जो है डोजेस में तकसीम करने का उनके पास मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम है शौकत खानम के पास। तो वहां पे उमर भुट्टा साहब हैं, वो अच्छा काम करते हैं, माहिर फार्मासिस्ट हैं। लेकिन अब जो सूबे हैं या दूसरे जो बहुत सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स इस तरह के बने हुए हैं, उस पर जो है मैं समझता रिव्यू करना चाहिए, उसकी SOPs जो है दोबारा बनानी चाहिए, उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस करने के लिए सूबों को फौरी तौर पे काम करना चाहिए और वफाक को भी काम करना चाहिए। इस पे हाई कमेटी होनी चाहिए। उसकी फाइंडिंग्स में जो है जो इस तरह छोटे लाइसेंस जारी किए जाते हैं, उसका मकसद हरगिज जो है नए इंजेक्शन बनाना नहीं होता। उसमें ये होता है कि अगर 1000 गोलियों का जार है तो वो 5 गोलियां छोटे उसमें या पीस कर जो है वो नूर साहब हम देखते हैं कमेटियां बहुत से मामलों पर बनती हैं। उन कमेटियों के रिजल्ट्स क्या होते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये तो एक वेकअप कॉल है हमारे लिए, जिस तरह से लोगों की बनाई जा रही है। इस मामले को तो मिसाल बनाना चाहिए हुकूमत को। जो रेगुलेटर्स हैं सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो काली भेड़ें मौजूद हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जी 11 ड्रग इंस्पेक्टर पंजाब में जो है मुअत्तल किए गए हैं। बात यह है कि जो 2017 में PIC में जो हेड ऑफ वहां पे दिल के थे प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी साहब, उन्होंने जो है अनरजिस्टर्ड जो स्टंट्स हैं वो मरीजों को लगाए। वहां पे पूरी एक दुकान खुली हुई थी। 2017 में अगर एक्शन होता और वहां पे उस वक्त जो कि ड्रग इंस्पेक्टर FIA के जो थे हसन सईद ने बहुत कोशिश की कि इस पे कार्रवाई हो, लेकिन जो बाज डॉक्टर जो है मैं समझता हूं कि गलत किरदार अदा करते हैं। उनको जो है इस पे रिव्यू करना चाहिए। हुकूमती पॉलिसीज जो है डॉक्टर को चेक करने के लिए सिर्फ अगर डॉक्टर ही होंगे तो मैं समझता हूं इंसाफ का निजाम कायम नहीं हो सकता। तो डॉक्टर्स को यही तो सवाल नूर साहब हम कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को रेगुलेट कब करेंगे, डॉक्टर्स को चेक कब करेंगे? प्राइवेट क्लिनिक्स खोलकर बैठे हैं। जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो इतने पैसे कमाते हैं, लाखों रुपया लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने के लिए, उसके बाद लोगों की बिनाई चली जाए, पैसे देकर भी अगर वो ठीक नहीं होंगे, उनकी दाद रसी कौन करेगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूं कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में ज्यादा से ज्यादा दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें फार्मासिस्ट भी होने चाहिए, लॉयर भी होने चाहिए, जो कि डॉक्टरों को चेक एंड बैलेंस जो है कर सकें। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन सही मानों में काम नहीं कर रहा और फार्मेसी सर्विसेज जो है वो सही नहीं है। और हर मेडिकल स्टोर पे जहां से हर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट ही होना चाहिए। पूरी दुनिया में जो है मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट चलाते हैं। यहाँ पे जो है अनपढ़ लोग जो है वो B कैटेगरी वाले लोग जो है वो चलाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत
गलत है। और पाकिस्तान में 95% मेडिकल स्टोरों पर जो है फार्मासिस्ट नहीं है, और डिस्पेंसिंग में भी जो है फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। और डिस्पेंसिंग के रूल्स को जो है ड्रग सेल्स रूल्स जो 2007 है पंजाब के, और ड्रग एक्ट 1976 में तरमीम करनी चाहिए। और खास तौर पे फार्मेसी और फार्मेसी सर्विसेज जो है ड्राइव में जो फार्मेसी सर्विसेज हैं वो इसका लाइसेंस जारी करें। और खास तौर पे जो इस तरह के जालसाज लोग हैं जो उन पर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सदर पाकिस्तान ड्रग लॉर्ड्स फोरम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे वेडिंग सीजन के हवाले से। तो इसी मुनासबत से हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में खूब रश है। शादी का मौका हो तो जो दुल्हा दुल्हन हैं उनके समेत हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो नुमायां दिखें। इसी हवाले से हर साल और हर सीज़न में जो ख़वातीन के नए ट्रेंड्स हैं वो तो मुतारिफ होते हैं, जिसमें कपड़ों समेत ज्वेलरी की अगर हम बात करें या जूतों की बेशुमार वैरायटी सामने आती है। लेकिन देखते हम ये हैं कि मर्दों को क्या पहनना चाहिए, वो किस तरह से अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। आज ख़वातीन के जो नित नए पहनावे हैं उनके हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ख़ास तौर पर अगर आप दूल्हा बनने वाले हैं या फिर करीबी अजीज़ की किसी शादी में शिरकत करने वाले हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप फिर मुनफरिद लग सकें। हमारे मेहमान की बातें लाजमी सुनिएगा क्योंकि इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज हमारे साथ कॉर्पोरेट ड्रेस एक्सपर्ट, इमेज कंसल्टेंट हामिद सईद मौजूद हैं इन स्टूडियोज़, उनसे बात करेंगे। हामिद साहब, आपके वक्त के लिए वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा ख़वातीन के बारे में, आजकल आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? कुछ रोज़ पहले हमने ही एक वीडियो चलाई थी जिसमें एक खातून ने जो लहंगा पहना हुआ था उस पर LED लाइट्स लगी हुई थी। माय गॉड। जी देखें, शादी तो फेस्टिव इवेंट है तो थोड़ा लाउडनेस तो होनी चाहिए, लेकिन इतनी लाउडनेस भी आई थिंक नोटिस होने के लिए शायद उन्होंने कर लिया, वायरल होने के लिए कर लिया। वायरल होने के लिए ख़वातीन में जो पेस्टल कलर्स ही चल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि उनके पास तो बड़ी ऑप्शन है। जैसे आपने कहा, ग्रूम बेचारे के पास जो है ना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम बात करते हैं कि ग्रूम को क्या नहीं पहनना चाहिए। यूजुअली ये होता है कि ग्रूम जो है वो जाता है, लेट्स से अनारकली का सेल्समैन है, वो पूछता है दुल्हन ने क्या पहनना है, तो वो कहते हैं कि वो आगे से बताया जाता है कि दुल्हन ने पीला जोड़ा पहनना है, तो वो कहता है पीला कोट, पीली शर्ट, पीली टाई, उसके पीले जो है ना जामवार के शूज़ भी पहना के उसको एक क्लाउन बना देते हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू गो। ठीक है, फेस्टिव इवेंट है, अच्छा लगना है, ये भी ना हो कि लोग ढूंढें कि दूल्हा कहाँ है। दूल्हे को दूल्हा तो लगना चाहिए, बिल्कुल। तो उसमें जो चंद चीज़ें हैं वो मैं ये कहूँगा कि उसमें अगर आपने शेरवानी पहननी है तो उसमें 3-4 ऑप्शन हैं आपके पास। आप अगर बहुत एलिगेंट लगना चाहते हैं, बहुत स्टेटी लगना चाहते हैं, जिसे कहते हैं कि अंडरस्टेटेड बट एलिगेंट, तो उसमें आप सॉलिड कलर्स में चले जाएं। सूटिंग की जो कलर्स हैं थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट कर लें। बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट करेंगे तो बैंड बाजे वाले लगेंगे, ऑब्वियसली यू डोंट वांट दैट। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अगर आपने लाउड प्रेजेंस देनी है तो जामावार इज अनदर ऑप्शन। जामावार में बड़ी चमक होती है, सारा चमक धमक। इसके अलावा अगर आपने करंडी वगैरह में जाना है, जिसे कहते हैं कि जो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक होता है, उसके ऊपर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बिल्कुल। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। एंड ज़्यादा हम देखते हैं कि जो कलर सिलेक्शन पाकिस्तान में की जाती है वो ब्लैक कलर किया जाता है कि बड़ा सेफ रहेगा। आप किसी भी मतलब रंग की शख्सियत आपकी है तो वो लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है। ब्लैक एक्चुअली आई थिंक ब्लैक जो है वो पावर कलर है, और ब्लैक जो है वो पूरी दुनिया में माना जाता है। जैसे टक्सीडो है, आप देखें टक्सीडो शादी में यूज़ किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो ब्लैक है। इंडिया और दूसरे ममालिक में हम थोड़े से ज़्यादा वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, ज़्यादा शौक नहीं होते। तो आई लव दैट। और दूसरा ब्लैक का फ़ायदा ये है कि अगर आपने ब्लैक सूट पहना है, 3-piece सूट पहना है, या अगर ब्लैक शेरवानी पहनी है, तो दुल्हन ने जो भी कलर पहना हो दैट लुक्स वेरी वेरी गुड। क्योंकि देखें ये सारी जो है ड्रेसिंग जो है, इट्स ऑल अबाउट बीइंग फोटोजेनिक, इट्स ऑल अबाउट फोटोग्राफ्स। देखें आपकी फोटोग्राफ्स जो है उसमें मेमोरी होनी है, यू नो इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर लॉन्ग टाइम टू कम। ये ना हो कि जब आप दादा बने तो लोग कहें दादे ने तो बड़ा फजूल किस्म के कलर्स पहने हुए थे। तो आई थिंक यू हैव टू कंसीडर दैट। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से दुल्हा दुल्हन की तो हम बात कर रहे हैं कि उनको तो डिफरेंट लगना ही है, लेकिन आजकल जो लोग शादी अटेंड करने जाते हैं उनकी भी कोशिश होती है कि वो बड़े डिफरेंट लगें। उनको आजकल क्या वेयर करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब किसी की शादी पे जा रहे हैं तो उसको कंपटीशन तो ना देना। आप दूल्हे से अगर ज्यादा बेहतरीन कपड़े पहन के जाएंगे तो आई थिंक यू आर गिविंग अ कंपटीशन। तो इस थोड़ा बहुत ख्याल रखें कि आप दूल्हे को कम्पीट मत करें।
अच्छा ठीक है, तो अभी फिर सिलेक्शन किस तरह से हो, क्योंकि कलर सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोपहर का अगर कोई इवेंट है उसमें क्या पहनना चाहिए, रात का अगर इवेंट है तो उसमें क्या पहनना चाहिए, कौन से कलर्स सेलेक्ट करने चाहिए? अच्छा देखिए, 4 कलर्स हैं जो आई थिंक यू विल लुक ग्रेट इन दैट। ब्लैक की भी बात हुई, ब्लैक इज ए पावर कलर, ब्लैक इज रीगल कलर, और ब्लैक जो है वो ब्राइड ने जो भी पहना उसके साथ मैच करता है। दूसरा जो है वो नेवी का कोई भी शेड हो सकता है, ब्लू का शेड जो है डार्क नेवी है, मीडियम, इवन लिटिल बिट लाइटर ब्राइटर ब्लू भी बड़ा अच्छा लगता है। इसके अलावा चारकोल इज़ ए ग्रेट कलर, यू नो, डार्क चारकोल, दैट्स ए ग्रेट कॉम्बिनेशन विद एनी अदर कलर। और लास्ट जो है वो है कि ज़रा थोड़ा सा लाइटर ग्रे। इसके अलावा यू नो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम बर्गंडीज, आई वुड स्टे अवे फ्रॉम मरून्स, आई वुड स्टे अवे फ्रॉम जो और शोक कलर हैं, क्योंकि देखें पता है क्या कि ये कलर मे भी दिया पॉपुलर कैरी नहीं कर सकता, हर कोई कैरी नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, और जिस तरह से प्रॉब्लम हम देखते हैं हमारे मुल्क में है, जैसे टक्सीडो अगर हम पहनते हैं, बो टाई लगाते हैं, आज भी उसको वेटर बोला जाता है यहाँ पर, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखें अगर वाकई सही बात है उसकी, वो यू नो काउंटेशन तो ये होती है कि मे बी से वर्ड, लेकिन देखें अगर फिटिंग ज़बरदस्त है और उसकी स्टाइलिंग ज़बरदस्त है, क्योंकि यूजुअली वेटर को अगर देखें तो बेचारों ने बड़े स्लॉपी सा किस्म का वो पहना होता है, और बो टाई भी जो है ना वो यू नो 10 रुपये वाली 50 रुपये वाली बो टाई पहनी होती है। आई थिंक यू कैन लुक ग्रेट अगर इफ़ यू वांट टू यू नो हैव दैट लुक, लेकिन साथ में आप कैरी कर सकें, क्योंकि बाद लोग कैरी नहीं कर पाते टक्सीडो को। ठीक है। अच्छा, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, या ये इस ट्रेंड को फॉलो करना क्या ज़रूरी है कि जो दुल्हा हैं दुल्हन हैं उनके आपस के ड्रेसेस मैच होने चाहिए? देखिए ऐसे ना हो कि बहन भाई लगे ना। अच्छा ठीक है। आई मीन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट तो होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बन के आते हैं, बिल्कुल पेयर बन के आते हैं, बिल्कुल मैचिंग होती है, तो आई थिंक बड़ा हुक्की सा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत कंट्राइव्ड है, तो उसमें कॉन्ट्रास्ट करें आप थोड़ा सा, लेकिन ये है कि विद इन रीजन। जैसे ब्लैक के साथ अगर आपने जैसे दूल्हे ने ब्लैक सूट पहना हुआ या ब्लैक शेरवानी पहनी है, तो शी कुड वेयर एनी कलर, ब्लैक के साथ यू नो सारे कलर्स चलेंगे। ठीक है। यू नो शी कुड बी इन लाइट पिंक एंड शी कुड बी इन यू नो सिल्वर, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। तो आई वुड से कि जो बिल्कुल मैचिंग है ना, 100% मैचिंग, वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सोच समझ के बड़ा कंट्राइव्ड लुक है, और आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। ठीक है। अच्छा, जैसे अब 3 दिन है शादी के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहंदी है, बारात है, वलीमा है। मेहंदी को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या दूल्हे को क्या पहनना चाहिए, दुल्हन को क्या पहनना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं यार बड़ा सिंपल सा है, मैं यू नो आई कुड वेयर एनीथिंग, मैं कहता हूँ लेकिन देखिए मेहंदी जो है बड़ा फेस्टिव इवेंट है, तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आई वुड से कि लाउड ड्रेसिंग इज ओके। ठीक है। तो जिसमें आपने वेस्ट कोट आ गई आपकी, उसमें जामवार भी चल सकता है, और उसके बाद प्रिंस कोट है, दैट्स ए वेरी गुड ऑप्शन। उसके बाद अगर आपने शलवार कमीज पहननी है या पजामे के साथ बड़ा अच्छी लुक निकल सकती है, तो आई वुड से कि हैव फन विद दिस, यू नो। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप जो आपकी पार्टी है, जो बॉयज दूसरे बॉयज हैं शामिल हैं, एक लुक क्रिएट की जा सकती है, टीम क्रिएट की जा सकती है, इवन फादर के साथ। शादियों पे हम देखते हैं कि सारे कजन सारे दोस्त एक ही ड्रेस में हमें नजर आते हैं, और दूल्हा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आई थिंक दैट्स यू नो हैव फन। अच्छा, उसके बाद आप जब आ जाते हैं निकाह में, तो निकाह की भी कई सेरेमनी यू नो सेपरेट होती है, वो बड़ा पकीज़ा इवेंट है, तो उसमें आई वुड से कि आप वाइट ऑफ वाइट में रहें, इससे कहीं और ना जाएं। ठीक है। आप प्रिंस कोट पहन सकते हैं, उस पर वेस्ट कोट की जा सकती है। जी बिल्कुल सेम, यानी सिमिलर लुक जिसे कहते हैं टोन ऑन टोन कलर, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लगती है और मस्जिद के आदाब के मुताबिक है। ये नहीं है कि आप बहुत ही यू नो लाउड होके जा रहे हैं मस्जिद में। और तीसरा जो है वो है आपकी बारात, और बारात में आप जो है ना शेरवानी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी रिसर्च की है कि इस्लाम में कहीं भी कुरान में नहीं लिखा कि शेरवानी के बगैर शादी नहीं हो सकती। अच्छा ठीक है। तो ट्रेंड है, लेकिन ये देखें आपका कद क्या है, कई लोग बड़े शॉर्ट होते हैं, तो शेरवानी पहन आई थिंक दैट्स नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर दैम। वो शायद राजो महाराजों से मेरा ख्याल है एक वो हमने वो ट्रेडिशन ले लिया है कि घोड़े पर आ रहे हैं, तलवारें पकड़ी हुई। आजकल तो हम ये ट्रेंड भी देखते हैं। एग्जैक्टली। मेरे पास एक खातून आई तो अपने बेटे को लेके आई, तो कहने लगी आमिर साहब कुछ ऐसी ड्रेसिंग करके दें कि हॉल में सिर्फ मेरा बेटा ही नजर आए और कोई नजर ही ना आए। माँ है ना, तो ये ऑब्वियसली। तो मैंने कहा अच्छा आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या सोच के आई हैं कि जी कोई लाउड किस्म की जो है ना वो एस्कॉर्ट हो, जो मतलब बड़ी चमकीली हो। तो मैं देख रहा था बेटे को, बेटा सिर्फ 5 फुट टॉल था, 5 फुट टॉल। तो मैं सोच रहा था कि इसको लंबा कैसे करना है, तो मैंने कहा मैं तो सोच रहा था इसको लंबा कैसे करना है, आप तो कुछ और करना चाह रही हैं। देखें ना शॉर्ट है, उसके बाद यहाँ पे सारी टेंशन चली जाएगी ना, उसको बेचारे का टोर्सो ही नहीं है, तो टोर्सो नहीं है तो सारा कंज्यूम हो जाएगा। तो मुझे कहते हाँ आपने तो बड़ी अच्छी बात की, मुझे वाकई यू नो आप यू नो जस्ट हेल्प मी विद दैट कि आप इसको टॉल कैसे कर सकते हैं। तो शेरवानी है, इसके अलावा प्रिंस कोट बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इफ यू वांट टू लुक अपडेटेड मॉडर्न, तो प्रिंस कोट इज अ ग्रेट ऑप्शन। आजकल जो है उसकी फिटिंग वगैरह हो, नाइस ट्राउजर उसके साथ, आई थिंक दैट लुक्स ग्रेट। और इसके बाद यू नो वलीमा जो है वो तो आपको पता है, आई वुड से 3 पीस सूट पहने इफ यू कैन। ठीक है। अगर आपका कद वद है, अगर आप शॉर्ट हैं, तो फिर ये जो वेस्ट कोट है इसको अवॉइड करें, क्योंकि इट विल डिवाइड यू इनटू डिफरेंट कलर्स and all that, and that's not going to be great look.
और 3 पीस जो है अगर पहन सकते हैं, अगर आपकी बॉडी आपकी फिजिक ऐसी है तो आई वुड गो विद 3 पीस सूट। ठीक है। और फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि टाइज को किस तरह से मैच करना है, किस कलर के साथ कौन सी टाई होनी चाहिए, पॉकेट स्क्वायर कैसा होना चाहिए। बल्कि ये बात तो अक्सर आप देखते हैं स्टोर में बेचारे खार हो रहे होते हैं लोग, वो सूट लेके और शर्ट और टाई, एक्चुअली इसमें दैट्स वेयर कोट के ऊपर टाई रखकर देख रहे होते हैं। दैट्स वेयर इमेज कंसल्टेंट्स दे कम इन। हमारी ट्रेनिंग है कि कौन से कलर्स जो है किसी के से मैच होते हैं। उसमें आइडिया ये है कि आप सूट और शर्ट जो पहनी हुई है उसके साथ पहले मैच करें, फिर कोई एक्सेंट कलर लें जो ब्राइड ने पहना हुआ है। ये नहीं कि अगर ब्राइड ने पिंक पहना तो आप पिंक पहन लें, पिंक सूट पहन लें, पिंक शर्ट पहन लें। तो आप अपना पहले ख्याल रखें, यू शुड लुक गुड। कोई भी मैचिंग करें या कोई भी कंट्रास्ट करें वो जरा सोच समझ के करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमेज कंसल्टेंट हामिद सर इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।